दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो इसके पहले की कक्षा में आपको बताया जा चुका है कि मापन क्या होता है। तो मापन में आपको बताया गया था कि इस संसार की जो वस्तुएं होती हैं वो या तो निर्जीव हैं और या तो सजीव हैं, और इन्हीं निर्जीव और सजीव जो वस्तुएं हैं उनके अंदर जो विशेषताएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो व्यवहार हैं, इन्हीं विशेषताओं, कार्य एवं व्यवहार को अगर हम अंक प्रदान करते हैं तो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं चाहे सजीव हो निर्जीव हो, उनके अंदर कुछ विशेष गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, कुछ कार्य होंगे, उसके कुछ व्यवहार होंगे, उनकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो उसी के आधार पे जब हम उनको कुछ अंक प्रदान कर देते हैं तो वही मापन की प्रक्रिया कहलाती है। जबकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, इसी अंक के आधार पर, जो मापन के द्वारा अंक प्रदान किया गया, इसी अंक के आधार पर जब हम उसकी वांछनीयता तय करते हैं, यानी कि उसके मूल्य को हम तय करते हैं, तब वही मूल्यांकन होता है। अर्थात कि वह वस्तु हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो मूल्यांकन होता है। और जब केवल उस वस्तु की विशेषताओं के आधार पर उनको हम केवल अंक प्रदान कर दिए तो वही मापन है। तो मेन टॉपिक जो है वो है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो मापन सबसे पहला आपने देखा कि यह केवल अंक प्रदान किया। तो जब अंक प्रदान किया तो मापन जो होगा, नंबर एक हम कह सकते हैं कि मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। और जो मूल्यांकन होगा उसी अंक के आधार पर उसकी व्याख्या करेगा कि वह हमारे लिए कितना वांछनीय है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना हमारे लिए जरूरी है। तो यह जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, या कह सकते हैं विवरणात्मक होता है, या कह सकते हैं विवरणात्मक होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो मापन का क्षेत्र होता है, जो मापन का क्षेत्र होता है वह संकुचित होता है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है। तीसरी बात कह सकते हैं कि मापन जो है वह एक सामान्य शब्द है। मापन जो है यह एक सामान्य शब्द है, हर जगह मापन होता है। जबकि जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो मूल्यांकन जो है यह एक तकनीकी शब्द है, तकनीकी शब्द है। मापन का कार्य क्या है? मापन का कार्य है केवल साक्ष्यों का एकत्रीकरण, साक्ष्यों का एकत्रीकरण, ये मापन का कार्य है। मापन का कार्य जो है वह साक्ष्यों का एकत्रीकरण ही केवल है। और मूल्यांकन क्या करता है? उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर परिणामों की व्याख्या करता है, परिणामों की व्याख्या करता है। तो मापन का कार्य केवल साक्ष्य को एकत्रित करना, केवल टेस्ट हुआ, टेस्ट के आधार पर नंबर प्रदान किया गया, नंबर प्रदान करना ही केवल मापन हो गया। लेकिन जब वह उस बच्चे के या उस क्लास का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तब बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा
प्रथम आया, कौन द्वितीय आया, कौन तृतीय आया, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन मीडियम है, ये रिजल्ट घोषित करने के बाद तो जब मूल्यांकन हो जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। केवल नंबर दे देने से वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, और जब हम मूल्यांकन कर लेंगे तो वास्तविक स्थिति का ज्ञान पता चल जाएगा कि उद्देश्यों का जो निर्धारण किया गया था उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई। अगर आगे देखा जाए तो जो मापन होता है इसमें यह मितव्ययी होता है, यानी इसमें अधिक ना तो धन लगेगा ना तो समय लगेगा, तो ये जो है मितव्ययी होता है। जबकि मूल्यांकन के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें अधिक धन, अधिक श्रम, अधिक समय की आवश्यकता है। जो मापन होगा वो मितव्ययी होगा, इसमें कम धन लगेगा, कम समय लगेगा, कम श्रम लगेगा, लेकिन जो मूल्यांकन होगा वह अधिक धन लेगा, श्रम भी अधिक लेगा और समय भी अधिक लेगा। कारण इसका है कि वह उसकी वांछनीयता को बताएगा। पूरा आधार जब तक पता नहीं होगा कि किस आधार पे हमने इसका मूल्यांकन किया, किस आधार पे हमको मूल्यांकन करना है, तो जब तक हमको उसकी उपयोगिता नहीं पता होगी, उसकी वांछनीयता नहीं पता होगी, तब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में अधिक धन और समय श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि मापन जो होता है वो मितव्ययी होता है। अगर अगला कहें तो जो मापन होता है वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मापन जो है वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है वह उद्देश्य केंद्रित होता है। पाठ्य वस्तु केंद्रित का मतलब कि अगर 5 क्वेश्चन दिया गया पूरे पाठ्य वस्तु से परीक्षा के समय, तो 5 में से कितना क्वेश्चन बच्चा सही किया और कितना नंबर पाया, ये मापन है। लेकिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह शिक्षण किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, जब इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो वह मूल्यांकन हो जाएगा। यानी जो मापन होगा वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होगा और जो मूल्यांकन होगा वह उद्देश्य केंद्रित होगा। अब फिर हम आगे कह सकते हैं कि मापन जो होगा, मापन के आधार पर भविष्य कथन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्य कथन किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों किया जा सकता है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम में एक बच्चा 70% नंबर प्राप्त करता है, तो केवल जब 70% नंबर उसको दे दिया गया तब ये पता चला कि बच्चा 70 नंबर पाया है, 100 में से 70 नंबर पाया है। लेकिन वह अच्छा है कि बुरा है, वह 70 नंबर अच्छा है कि बुरा है, इसकी जानकारी हमको तब होगी जब हम उस पूरे क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी वह जो नंबर है और बच्चों से अच्छा है और बच्चों से खराब है, क्या स्थिति है, तब हम पता कर पाएंगे जब हम पूरे कक्षा के बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो हमारे सामने होगा और हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि यह बच्चा किस स्थान पे है, इस बच्चे का क्लास में स्थान कहाँ है। तो भविष्य कथन केवल 70% नंबर हो सकता है, वह 70% नंबर सबसे ज़्यादा हो, और यह भी हो सकता है कि वह 70% नंबर सबसे कम हो। तो 70% नंबर की जानकारी के आधार पर ही केवल हम बच्चे के बारे में कोई भविष्य कथन नहीं कर सकते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जब मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में उसकी सार्थकता, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, तो उसके आधार पे हम उस बच्चे के बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं। जब मापन हम करते हैं तो मापन बताता है कि कोई वस्तु कितना है, कोई वस्तु कितना है, और जब मूल्यांकन हम करते हैं तो मूल्यांकन बताता है कि कोई वस्तु जो है
वह कितना अच्छा है। कितना है और कितना अच्छा है, मापन में कितना है। और जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो मूल्यांकन में होगा कि कोई वस्तु कितना अच्छा है। मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जब मूल्यांकन करेंगे तो विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। मापन के द्वारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा संभव है। अब संभव क्यों नहीं है और संभव क्यों है? क्योंकि जब हम बच्चे के केवल अंक को ही जानेंगे, जब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा अच्छा है कि बच्चा खराब है, बच्चा कमजोर है कि बच्चा तेज है, जब हम उसके बारे में पता, मापन में केवल नंबर दे दिया जाएगा, 70% नंबर पाया, ये पता नहीं चला कि बच्चा तेज है कि बच्चा कमजोर है। तो निदानात्मक का मतलब कि बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब कि उसको फिर से दूर करने का प्रयास करना। तो जब हमको पता ही नहीं है कि बच्चा अच्छा है कि खराब है, तो हम वहाँ कहाँ निदानात्मक शिक्षण करेंगे और कहाँ उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण तब होगा जब हमको पता चल जाएगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। बच्चे की स्थिति अगर खराब है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तब हम उसकी कमजोरियों का पता लगा करके और वहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। तो ये हो गया कि मापन के द्वारा केवल निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा यह संभव है। आगे हम कह सकते हैं कि मापन के लिए मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, यानी कि बिना मूल्यांकन के भी हम मापन कर सकते हैं। लेकिन जब हम मूल्यांकन करने जाएंगे तो मूल्यांकन के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम मापन करने जाएंगे तो हमको मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम मूल्यांकन करने जाएंगे तो जब तक हमको ये पता नहीं है कि कितना नंबर है, कितना अंक प्रदान किया गया है, क्या है, तब तक हम उसके बारे में कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। वह वस्तु हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, वह जो बालक है वह उस परीक्षा में किस स्थान पर है, तब तक हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक हमको उसके नंबर की जानकारी नहीं मिल जाती है। तो मापन और मूल्यांकन में मापन जो होगा ये वस्तुनिष्ठ होता है। मापन जो होगा ये वस्तुनिष्ठ होता है। अगर मूल्यांकन की बात करें तो यह वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आत्मनिष्ठ भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आत्मनिष्ठ भी हो सकता है। आत्मनिष्ठ इस संदर्भ में होगा कि जैसे हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वह वस्तु किसी के लिए, किसी को अच्छा होगा, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। तो पसंद और नापसंद के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। तो अगर सबकी पसंद है तो वह उसका मूल्यांकन, उसको वैल्यू, उसको मूल्य ज़्यादा देगा। अगर वही वस्तु किसी को पसंद नहीं है तो उसको कम मूल्य देगा, कम वैल्यू देगा। तो वहाँ आत्मनिष्ठता, जब मूल्यांकन करेंगे तो आत्मनिष्ठता आ जाएगी। लेकिन जब हम मापन करते हैं तो वहाँ एग्जैक्ट कोई अंक प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठता होती है। तो यह जो मापन और मूल्यांकन का मूल अंतर था, ये
10, 11, 12 पॉइंट में हमने समझाने का प्रयास किया आपको। एक बार फिर से देखते हैं कि पहला पॉइंट हमने आपको बताया, सबसे पहले मापन होता क्या है। तो मापन जो है किसी भी प्रदत्त को, प्रदत्त का मतलब जो पहले से दिया गया हो, जो कोई गुण हो, कोई विशेषता हो, कोई कार्य हो, कोई व्यवहार हो, तो उसको जब हम कुछ अंक प्रदान करते हैं तो ही मापन होता है। उसके बाद जब हम उसी अंक के आधार पे हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी वांछनीयता को बताते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं, वह वस्तु हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है, जब इसके बारे में बताते हैं तो यह मूल्यांकन होता है। मापन और मूल्यांकन में जो अंतर है, सबसे पहला बताया गया कि मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, केवल अंक कितना है व्याख्या करता है मापन, और कैसा है ये व्याख्या करता है मूल्यांकन। तो मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक, गुणात्मक या विवरणात्मक होता है। मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, और जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। मापन एक सामान्य सा शब्द है, हर जगह हम मापन करते रहते हैं, लेकिन जब मूल्यांकन की बात आएगी तो वह एक तकनीक के रूप में आज इस्तेमाल हो रही है। अगर विद्यालय में बात किया जाए, एक शिक्षण संस्थान में बात किया जाए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बात किया जाए, तो मूल्यांकन एक तकनीक के आधार पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है कि केवल और केवल बच्चे को हमको बौद्धिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाना है, मानसिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे का चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, बच्चे के हर क्षेत्र में विकास हमको करना है। तो जब बच्चे के हर क्षेत्र में विकास करना है तो केवल और केवल पढ़ा करके उसका रिजल्ट दे देने से बच्चा केवल बौद्धिक रूप से मजबूत होगा। लेकिन यदि बात किया जाए कि बच्चे के अंदर कुछ संवेग भी होते हैं, एक गोलमैन ने एक प्रत्यय दिया था संवेगात्मक बुद्धि, और उन्होंने कहा था गोलमैन ने कि बच्चे का जो संवेगात्मक बुद्धि होता है वह उसकी सफलता में 80% योगदान देता है, और जबकि जो बुद्धिलब्धि है, जो IQ है, वह केवल 20% योगदान देता है। और जो संवेगात्मक बुद्धि है वह उसका आचरण, बात, व्यवहार को ही उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि कहा है, कि वह किसी भी दूसरे पर्सन के साथ, किसी समाज में, किसी परिवार में वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर वैसा व्यवहार करता है तो वो संवेगात्मक बुद्धि वही है। तो उन्होंने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि जो है बच्चे के सफलता में 80% योगदान देता है, जबकि जो उसका EQ है, बुद्धिलब्धि है, वह केवल 20% योगदान देता है। आगे है साक्ष्यों का एकत्रीकरण मात्र ही मापन का कार्य है, जबकि उन्हीं साक्ष्यों का जो एकत्रीकरण होता है उन्हीं के आधार पे जब उसकी व्याख्या की जाती है, परिणामों की जब व्याख्या की जाती है, उसकी वांछनीयता की व्याख्या की जाती है, उसकी आवश्यकता की व्याख्या की जाती है, हमारे लिए वह अच्छा है कि बुरा है, उसको मूल्य प्रदान किया जाता है, तो वही मूल्यांकन हो जाता है। अगर मापन की बात किया जाए तो यह मितव्ययी, कंजूस होता है, धन, समय, श्रम कम लगता है, जबकि मूल्यांकन में ज़्यादा समय, श्रम और धन लगता है। जब हम मापन करते हैं तो केवल पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, यानी कि जो हमने 5 प्रश्न दिया उसमें बच्चा कितना किया, क्या नंबर पाया, ये मापन हो गया। लेकिन कितना नंबर पाया उसका मतलब क्या है, बच्चा अच्छा है, खराब है, बुरा है, क्या है, जब इसकी व्याख्या हम करते हैं तो यह मूल्यांकन होता है। तो यह क्या हो गया, उद्देश्य केंद्रित हो गया। बच्चे के अंदर जो बदलाव, जो व्यवहार परिवर्तन हम लाना चाह रहे थे वह बच्चे के अंदर आया कि नहीं आया, यह हमको मूल्यांकन से ही पता चलेगा। आगे अगर बात करें तो मापन के आधार पे भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है। जब हमको ये पता नहीं रहेगा कि बच्चे की स्थिति क्या है या किसी वस्तु की स्थिति क्या है, 10 में से 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर दे दिया गया, लेकिन हो सकता है कि वह 8 नंबर पाने के बाद भी सबसे कमजोर बच्चा हो क्लास का, सब क्वेश्चन आज रहा हो,
तब भी 8 नंबर पाया, 10 में 10 सब पाए हैं वो 8 ही पाया हो, तो हम उसके आधार पे हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि वह 80% नंबर पाया, वह 70% नंबर पाया। जब तक उस क्लास के अन्य बच्चों का रिजल्ट भी हमारे सामने नहीं होगा और सारे रिजल्टों को मिला करके हम मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा। तो मापन के आधार पे भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन में भविष्य कथन किया जा सकता है। मापन बताता है कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और मूल्यांकन बताता है यह कितना अच्छा है, खराब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, क्या है, तो ये मूल्यांकन बताएगा। मापन में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह जब हम जगते हैं, घड़ी देखते हैं, कै बज गया, कहाँ गए, क्या किए, हर जगह कितने बजे कहाँ जाना है, कौन सा पाठ पढ़ना है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जो भी होगा, तो हर जगह केवल और केवल संख्या की ही बात होगी। और संख्या में जब संख्या की बात होगी तो वहाँ विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करेंगे, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे, तो वहाँ पे विशेषज्ञता आवश्यक है। जब तक हम उस वस्तु के बारे में, उस परिदृश्य के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आगे है कि मापन के आधार पर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। तो जब केवल बच्चे के बारे में हमको पता नहीं चला कि बच्चा तेज बच्चा है, तेज बच्चे के लिए निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कमजोर बच्चों के लिए ही निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। तो जब हम बच्चे के बारे में यही पता नहीं लगा पाएंगे कि बच्चा तेज है कि कमजोर है, तो हम संभव ही नहीं है कि हम उसका निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण करें। जब कमजोर बच्चा होगा तभी हम करेंगे, जब तेज बच्चा होगा तो होगा नहीं। तो केवल मापन में यह संभव ही नहीं है कि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। जब हम बच्चे के बारे में पता कर लेंगे कि बच्चा कमजोर है, तब हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, और यह तब संभव है जब हम मूल्यांकन करेंगे। मापन हम करने जाते हैं तो मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम मूल्यांकन करने जाएंगे, तब जब तक उस वस्तु को अंक प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि वह कितना वांछनीय है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना खराब है, क्या है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं जब तक उसको कोई अंक प्रदान हम ना करें। तो यानी मापन के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है कि मापन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि उसमें किसी का अपने तरफ से कुछ कोई नहीं कर सकता है। अंक प्रदान करना है तो सब लोग वही अंक प्रदान करेंगे, लेकिन जब उसकी व्याख्या करनी होगी तो व्याख्या वांछनीयता के आधार पे होता है। हो सकता है वही वस्तु कोई हमारे लिए ज्यादा आवश्यक हो और किसी के लिए कम आवश्यक हो, तो हम जितना मूल्य उसका देंगे उतना कोई दूसरा मूल्य उसका नहीं देगा। तो वहाँ आत्मनिष्ठता आ गई। हमारे लिए वह वस्तु ज्यादा उपयोगी है तो उसका हम कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हैं, तो वह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण वस्तु है। तो वहाँ पे जब हम उसका मूल्यांकन करने गए तो उसमें आत्मनिष्ठता भी आ गई। हमारे लिए उपयोगी था तो हमने उसको ज्यादा मूल्य दिया, और किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि वह उतना उपयोगी ना हो, तो वह उतना उसको वैल्यू नहीं देगा, उतना मूल्य नहीं देगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।